हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14। इकोलॉजी पढ़ रहे थे तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 खत्म किया था एनसीईआरटी की एक एक लाइन से। वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं ये अलग से कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन से ही हैं। मैंने इसे इजी वे पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखा हुआ है। वैसे तो एनसीईआरटी पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने अपने नोट्स में लिखी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली में इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्राइल का मतलब होता है जमीन, ठीक है, जो सूखे वाली चीज़ें होती हैं ना, जमीन वगैरह, और एक्वेटिक यानी कि पानी। तो जमीन का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है और पानी का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। तो जमीन के इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट यानी कि जंगल और घास के मैदान या रेगिस्तान, ये सब आते हैं आपके टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम में। वहीं एक्वेटिक उसमें आते हैं पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, योस्चरीज, ठीक है, तालाब, झीलें, नदियाँ, झरने, ये सब चीज़ें आपके आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। तो एक एक करके हम लोग सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम टेरेस्ट्राइल को। तो उसमें देखते हैं क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। अब ये एक नया पॉइंट है, ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन भी आपका आता है नीट में, कई बार आ भी चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। इंसान के हाथों से बनाया हुआ कौन सा इकोसिस्टम है। ये जो टेरेस्ट्राइल एक्वेटिक है ये नेचुरली है, हमने नहीं बनाया, लेकिन जो मैन मेड है हमने बनाए हैं। ऐसे कौन से इकोसिस्टम है, तो क्रॉप फील्ड जो खेत वेत होते हैं ना, मैदान वगैरह, वो सब, और एक्वेरियम जिसमें मछलियों को रखा जाता है ना, मछली घर जिसे कहते हैं, वो क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। ये नेचर में नहीं पाए जा रहे थे। मछलियाँ नेचर में तो पानी में पाई जा रही थी, तालाबों में पाई जा रही थी, लेकिन हमने उनको पकड़ के क्या किया है, एक्वेरियम में बंद कर दिया, एक अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया है, वहाँ पर उनको रख दिया है। तो ये जो है दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो जो भी मैं चीज़ हाईलाइट करता जाऊँ ना, उसे इंपॉर्टेंट समझिएगा और ये समझिएगा कि बस वो नीट का क्वेश्चन ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन नाम से समझने की कोशिश करो, बायो कुछ नहीं है, सिंपली साइंस एक सिर्फ ऐसी चीज़ है कि अगर आपने नाम को समझ लिया ना तो बहुत ईजी लगेगी। नेमिंग ही समझनी है कि उसका मतलब क्या है। देखो स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, स्ट्रेटिफिकेशन इज रिलेटेड विद स्ट्रेटा। स्ट्रेटा इज जस्ट लाइक लेयर, ठीक है, स्ट्रेटा या लेयर, लेयर का ही फिकेशन यानी उसी की स्टडी, उसी के बारे में बताना। तो कौन सी लेयर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे खड़ा खड़ा, है ना, ये दिस इज वर्टिकल और दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये तो आप समझते हैं ना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो फिर दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि अगर हम वर्टिकली देखें कि कौन कौन सी स्पीसीज कौन कौन से लेवल पे पाई जा रही हैं, तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया जैसे ट्री ऑक्यूपाइंग टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जैसे सबसे ऊपर आप अगर किसी जंगल में देखें तो सबसे ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, तो सबसे ऊपर को जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ट्री, पेड़ वगैरह। फिर उसके बाद दिखाई देंगे श्रब्स, श्रब्स मतलब पेड़ से छोटे छोटे झाड़ियाँ। फिर उसके बाद हर्ब्स, नीचे एकदम छोटी छोटी सी झाड़ियाँ। फिर उसके बाद ग्रासेस, फिर बिल्कुल जमीन पे एकदम जब आ जाएंगे तब आपको घास दिखाई देगी। तो सबसे ऊपर ट्री दिखाई देंगे, फिर उसके बाद श्रब्स, छोटे पेड़ से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना वो दिखाई देंगे, और नीचे हर्ब्स, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ। फिर उसके बाद ग्रासेस, फिर बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे तब आपको घास दिखाई देगी, ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर, सबसे नीचे ग्रास दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्टिकली, सबसे ऊपर पेड़, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स और फिर
ग्रासेस। तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। अब नेक्स्ट समझते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट, वी कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं वो एक यूनिट की तरह, एकता की तरह एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे कुछ चीज़ों को हम बात कर लें तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इनमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पहले प्रोडक्टिविटी होगी फिर डिकम्पोजिशन होगा, ऐसा नहीं है। ये सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं, यानी कहीं प्रोडक्टिविटी भी हो रही है, कोई चीज़ बन भी रहा है, कोई चीज़ डिकम्पोज हो रहा है, पेड़ों की पत्तियाँ गिर करके ख़त्म होती जा रही हैं, डिकम्पोज होती जा रही हैं। एनर्जी फ्लो, एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है ना। पेड़ों को, पत्तियों को कोई हिरन वगैरह खा रहा है, घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को कोई और खा रहा है ना। तो यानी कि एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है साथ में। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट भी जा रहे हैं एक दूसरे के, शेर हिरन को मार के खा रहा है ना। तो न्यूट्रिएंट का भी अपना कोई ना कोई साइक्लिंग चल रहा है, एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है। एटमॉस्फेयर से कोई चीज़ लेकर के पेड़ उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई। तो ये सब साथ में एक यूनिट की तरह काम करता है। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, यानी सबको मिलाकर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। तो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है कि इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना, किसके थ्रू, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, सूर्य की ऊर्जा से, बाय द ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब वो लोग जो अपना खाना खुद बनाते हैं। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। अब क्या है कि डिकम्पोज हो गया, मिनरलाइजेशन, पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर गईं, पेड़ों की पत्तियों में जो फॉस्फोरस था, जो क्लोरोफिल था, वो कहाँ डिकम्पोज हो गया, जमीन में हो गया। एंड मिनरलाइजेशन, और वो चीज़ कन्वर्ट हो गई किसमें, मिनरल्स में, और फिर वो वापस कहाँ से चली जाएंगी, फिर वही पेड़ क्या करेंगे, जमीन से वापस मिनरल्स ऊपर ले लेंगे। तो रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये चीज़ पूछ दी जाती है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। तो याद रखना, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। अब इसका क्या मतलब है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। यानी कि पहले पेड़ों को कौन खाएंगे, जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जैसे खरगोश घास को खा रहा है, फिर खरगोश को कोई और जानवर खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है। तो जो खरगोश की एनर्जी है वो कहाँ चली गई, उसको, उसके ऊपर जो उसे खा रहा है उसमें चली गई, है ना। तेंदुआ वगैरह या जो आपके कुछ ऐसे होते हैं ना जंगली पशु वगैरह जो खरगोश को मार मार के खाते हैं, उसमें चली गई। फिर उससे मान लो हिरन से, जो हिरन के अंदर जो भी एनर्जी थी, हिरन ने घास फूस खा के इकट्ठा करी, वो सब कहाँ चली गई, शेर ने जब हिरन को मार के खाया तो शेर के अंदर चली गई। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है ये क्या है, यूनि डायरेक्शन है, मतलब एक ही दिशा में बढ़ता चला जा रहा है, वापस नहीं आएगा, है ना। अपने हायर लेवल में, जैसे पेड़ों को हिरन ने खाया तो पेड़ की जो एनर्जी है वो हिरन में चली गई, हिरन को शेर ने खाया तो हिरन की जो एनर्जी है वो शेर में चली गई। तो ऐसे करके जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट। और ये जो एनर्जी है ये इन्वायरमेंट में कैसे होती है, एक हीट की तरह लॉस हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी तो मरेगा ना, और जब मरेगा तो वही चीज़ कहाँ चली जाएगी, वापस से इन्वायरमेंट में चली जाएगी। एंड नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानो कि इस चैप्टर का पूरा जो कोर है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लो और ये वाली लाइनें पढ़ लो जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं लाइनों से बनता है। तो प्रोडक्टिविटी ये हर साल नीट में आता है, गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है प्राइमरी प्रोडक्शन। ये क्या होता है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। थोड़ी थोड़ी लाइनें चेंज होंगी, यही लाइनें कंफ्यूज कर देती हैं कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि क्या है।
तो इन लाइनों को ध्यान रखना है कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। यानी किसी एक यूनिट एरिया में किसी एक समय अंतराल में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, किसी एक यूनिट एरिया में किसी एक टाइम पीरियड में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी, सबसे पहले याद रखना, प्राइमरी का मतलब सबसे पहला किसके थ्रू होगा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्लांट के थ्रू होगा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक निश्चित समय अंतराल में एक किसी यूनिट एरिया में बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस होना। सिंपल सा देसी लैंग्वेज में समझो यार कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? कोई एक बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर एक निश्चित एरिया में निश्चित समय में फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने कितना बनाया या प्रोड्यूस किया, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, यानी कि पर ग्राम स्क्वायर, या एनर्जी की बात करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर वेट की बात करेगा, मास की बात करेगा, तो हम लोग पर ग्राम स्क्वायर में उसको लिखेंगे, डिनोट करेंगे। और एनर्जी पूछेगा, प्राइमरी प्रोडक्शन की एनर्जी, तो इसको डिनोट करेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट याद रखनी है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बायोमास किस रेट से बन रहा है ना, किस रेट से बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। प्रोडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं? पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी है तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये प्रोडक्टिविटी की यूनिट है। और वो जो था पहले, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट थी। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, फिर इट इज एक्सप्रेस्ड इन टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज जीपीपी, अनदर वन इज एनपीपी। फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि जीपीपी का मतलब हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये डायरेक्टली फुल फॉर्म भी आ जाते हैं और आपके इसकी डिफिनेशन भी पूछते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डिफिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं जीपीपी एंड एनपीपी की। तो जीपीपी क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है क्या? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये सिंपली हमारे इकोसिस्टम में देखा जाता है कि पूरे इकोसिस्टम के थ्रू कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, दैट इज जीपीपी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना रेट से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, वही चीज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर पूछा जाए तो हमने उसमें देखा था कि एक निश्चित एरिया में एक निश्चित समय अंतराल में बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस होना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि एक निश्चित एरिया और निश्चित समय दे दे, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सिंपली पूछ दे कि कितने रेट से पूरे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वो होता है जीपीपी, यानी ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है एकदम पूरा टोटल। ठीक है,
पूरा टोटल, तो ऑफ एन इकोसिस्टम, देखो लिखा है ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम का इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी पूरे इकोसिस्टम में किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज जीपीपी। मैं इसलिए इतने ध्यान से इसको समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हर साल नीट में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, लिख के ले लीजिए आप। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब मैं आपको शीट दूंगा तो आप देखिएगा क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से, मतलब ये वाला जो मोस्टली जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इसी टॉपिक से पूरे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं इतना इसको फोकस करके पढ़ा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आगे एक और आएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब होता है पूरा टोटल, टोटल पूरे ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब पूरा इकोसिस्टम का किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, दैट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वहीं अगर दे दे कि एक निश्चित समयांतराल, एक निश्चित एरिया में जब ये वाले टर्म दे दें तो वो हो जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, टोटल जीपीपी जो बना उनमें से प्लांट खुद भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन, खुद भी तो रेस्पिरेशन कर रहा है। तो पूरा जो उसने ऑर्गेनिक मैटर बनाया उसमें से थोड़ा खुद भी तो यूज कर रहा है ना। हमारे घर में सैलरी आती है तो जितनी सैलरी आती है पूरा थोड़ी उसमें अकाउंट में रहता है, कुछ परसेंट हम लोग खुद भी तो यूज कर लेते हैं। अरे मतलब आपके पेरेंट्स से यार, हम लोग सर हमारी कहाँ आती है सर, काश कितना अच्छा होता सैलरी आती, हमको पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता। अरे आएगी यार, वो भी आएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा ध्यान तो दो, वो भी आएगी। तो जो मान लो अगर 50,000, मान लो 1 लाख सैलरी आई, आप बड़े आदमी हो यार, आपकी 1 लाख आ सकती है। चलो तो मान लो अगर 1 लाख सैलरी आई, तो यार 1 लाख अगर आपके अकाउंट में देखा जाए तो पूरा 1 लाख थोड़ी होगा, कुछ बहुत तो निकालोगे ही, जैसे सैलरी लेने जाओगे, है ना। पता चले आज सैलरी आई कुछ बहुत, तो वहीं तुरंत खर्च कर देते हैं। तो जब घर आए पूछा कितनी सैलरी, आपको 1 लाख मिलती थी, घर आए पता चले पापा ने पूछा कितनी सैलरी, पापा वो 40,000 बची। मिलती तो तुम्हें 1 लाख, वो मिलती 1 लाख, बचते थोड़ी 1 लाख, बचते तो 40, 60 तो मैं उड़ा देता हूँ। तो वही चीज़ है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ और उसमें से टोटल में कुछ चीज़ें उसने खुद यूज़ कर ली, किसमें, रिस्पिरेशन में, दैट इज। अब ये जो बचा, यानी कि रिस्पिरेशन के बाद पहले ग्रॉस हुआ, फिर उसमें से कुछ खर्च हो गया रिस्पिरेशन में, अब जो बचेगा, जो वो 40,000 बच रहे हैं ना 1 लाख में, 60 उड़ाने के बाद, वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो आपके अकाउंट में दिखाई देगी। ठीक है, तो बताओगे क्या, मुझे मिलती है 1 लाख, अकाउंट चेक कराओगे तो 40,000, बाकी कहाँ उड़ गया, रिस्पिरेशन में। तो वही चीज़ है, जीपीपी माइनस रिस्पिरेशन लॉसेस, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रिस्पिरेशन लॉस कितना हुआ, रिस्पिरेशन में कितना लॉस कर दिया प्लांट ने, उसको हटा दोगे तो जो बचा होगा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि नेट में जो होता है वो टोटल होता है और ग्रॉस जो होता है वो रिस्पिरेशन के बाद बचती है। नहीं, जो ग्रॉस होता है वो होती है टोटल और जो नेट होता है वो बची हुई होती है। यहाँ कंफ्यूजन है, नेट का मतलब हम लोग क्या समझ लेते हैं, टोटल। नहीं नहीं, ग्रॉस का मतलब टोटल, भाई साहब समझ रहे हो, समझ रहे हैं सर। चलो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। अब यहां पर देखो थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं। जीपीपी में क्या था, फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, किस रेट से बन रहा है, दैट इज जीपीपी। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, अवेलेबल बायोमास, बचा हुआ बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। बनाया किसने था, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑटोट्रॉप्स ने, कुछ रिस्पिरेशन में यूज कर लिया। अब जो बचा है किसके लिए बचा है, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो जो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, है ना, हिरन, खरगोश, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो पेड़ों को खाते हैं। ऑटोट्रॉप्स को जो खाएं वो हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है,
तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब बची है भैया अब इतनी, फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स के लिए इतना ही बचा है। वो जो 40,000 बचा है ना घर जाने के लिए, मम्मी पापा को दिखाने के लिए, वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है, और हर्बीवोर्स के साथ कुछ आपके डिकम्पोजर्स भी होंगे, उनके लिए जो बचे अवेलेबल बायोमास, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मास्टर दोबारा समझाओ, हमको नहीं चिला, है ना, कर सकते हो यार। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओ हो भाई साहब, कितनी सारी प्रोडक्टिविटी है यार, प्राइमरी हो गया, ग्रॉस हो गया, नेट हो गया, अब सेकेंडरी भी बाकी है जी। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपकी खिदमत में पेश है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। किसके द्वारा? कंज्यूमर। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अब प्राइमरी नहीं है, सबसे पहली नहीं है, अब सेकेंडरी है, दूसरे नंबर की है, तो कौन बनाएगा? कंज्यूमर बनाएंगे भैया। वहां पर कौन बना रहा था? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स बना रहे थे। यहां पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, नया ऑर्गेनिक, पहला वाला नहीं, नया ऑर्गेनिक मैटर किसके द्वारा? कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर की अगर हम एनुअल पूरे एक साल की देखें तो कितनी होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? दैट इज अप्रॉक्स 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अप्रॉक्स 170 बिलियन टन। कोई पूछेगा नहीं, बस याद रखो, इतना एकदम गहराई से घुस के नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जो क्वेश्चन है वो ठीक है, मैं बताता चलूंगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर बनता है, तो अगर एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा है तो वो क्या है? एक तरह से क्वेश्चन है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हम एनसीईआरटी से देंगे, लेकिन क्या देंगे ये नहीं पता। आपको पता है कई बार समरी से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहा है बच्चा, उससे क्वेश्चन ही नहीं देते, पीछे जो समरी लिखी रहती है ना 10, 12, 14, 15 लाइन की, उससे क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। हाँ, हालांकि वो होता वही चैप्टर ही है, लेकिन कई बार समरी में कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड होते हैं। आपको पता है जो चैप्टर में नहीं होते वो समरी में कुछ पॉइंट्स ऐड होते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमने तो एनसीईआरटी से पूछा था भाई साहब, किस करना है कर दो, हम तो बता देंगे एनसीईआरटी में है। कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब किनारे अगर दिया है किसी की बायोग्राफी कि किसने ये चैप्टर खोजा, वो कब मरा, कहाँ पढ़ा, कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्टली तो ये चैप्टर से पूछते हैं। लेकिन वो जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं ना, जो आप लोगों को कह देते होंगे लड़के, अरे बहुत बाहर से आता है, तो वो जो बाहर से जैसा लगता है ना, ऐसा बाहर से कुछ आता नहीं है। वो बस क्या होता है कि कुछ यहाँ वहाँ के क्वेश्चन होते हैं जो हमने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़े, वो पूछ देते हैं, तो ऐसा लगता है बाहर से आता है। खैर चलो टॉपिक पे आते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन, समुद्र की प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं भाई साहब, वो कितनी है? ओनली 55 बिलियन टन, यानी कि 170 बिलियन टन में 55 बिलियन तो समुद्र ही बना रहे हैं भाई साहब। देख रहे हो कितना मेहनत का काम कर रहा है बंदा, इसीलिए वो छाया है दुनिया में। आप भी मेहनत करो, आप भी छाओगे। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। अभी तक प्रोडक्टिविटी की बात करी, अब डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थवर्म, केचुआ, फार्मर्स फ्रेंड, सबको पता होगा, किसानों का दोस्त कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं केचुए को। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती यार, मतलब अर्थवर्म को तुमने कह दिया किसानों का मित्र, अर्थवर्म को भी तो बताओ कि भाई वो किसान तुम्हारे मित्र हैं? जाओ वहाँ बैठो, चल रहा है दंगा वंगा, हड़ताल चल रही है, केचुए नहीं बैठे हैं, लेकिन देख रहे हो कैसा एकदम दोगला मित्र है, अपना अकेले घूम रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों कह रहे हैं फार्मर्स फ्रेंड। केचुए को पता ही नहीं है कि हम किसानों के दोस्त हैं, वो अपना काम लगा, एकदम बिल्कुल मिट्टी में घुसा जा रहा है, वो अपने काम से मस्त है, लेकिन आदमी उसको फार्मर फ्रेंड बनाए दे रहे हैं। भाई साहब फार्मर फ्रेंड देखो, देख लेते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ओ माई गॉड, देख रहे हैं भाई साहब,
केचुए को हम लोग क्यों किसानों को दोस्त कह दे रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ रहे हैं, एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। और वो मिट्टी को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, भुरभुरा बना रहा है ना। मिट्टी को क्या होता है, एक होती है ठोस मिट्टी, एक होती है जिसमें केचुए पाए जाने, वो भुरभुरी कर देते हैं। अरे कुछ नहीं करते यार, वो अपना अपना एकदम छुपने की जगह बना रहे होते हैं। वो सोचते हैं मैं कहीं नीचे घुस जाऊं, तो वो नीचे घुसने के लिए खोद के मिट्टी नीचे घुसना चाहता है। लेकिन किसान क्या समझ रहे हैं कि ओहो ये मेरे लिए कर रहा है, यानी कि ये मेरा दोस्त है। तो ऐसे ही होता है, जब अच्छा काम करो अपने मन का तो फिर वो अपने आप नाम हो जाता है। चलो ठीक है, आते हैं डिकम्पोजिशन में। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन complex organic matter into inorganic substance like CO2, water and nutrients, and the process is called decomposition. डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? बत्ती चली गई भाई साहब यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा ना, इतना तो सर दिखता ही है सर, चश्मा लगाए तो क्या होगा, इतना तो दिखता ही है। चलो, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, वही चीज जो फार्मर फ्रेंड कर रहा था, ठीक है, इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका CO2, आपका H2O, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देना डिकम्पोजर्स का काम होता है, और इसी प्रोसेस को, तोड़ने वाली प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। फिर बात करते हैं डिट्राइटस। ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आ जाता है, पूछ लेता है एनसीईआरटी। डिट्राइटस क्या होता है? डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ठीक है। तो डिट्राइटस ये सब होते हैं, जैसे मान लो कि प्लांट है, उसकी डेथ हो गई, अब पत्तियां वगैरह सब उसकी झड़ गई, है ना, किनारे की जो छाल वाल थी, उसके फूल वूल थे, वो सब झड़ गए, कहाँ चले जाएंगे? अब जमीन में चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डिट्राइटस। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, है ना, जानवर वानवर को मार देते हैं, आपने देखा होगा, किनारे फेंक देते हैं, रोड किनारे, खेतों में फेंक देते हैं, तो दीज आर नोन एज डिट्राइटस इंक्लूडिंग फीकर मैटर, है ना। अब तो शौचालय बन गए हैं, पहले नहीं बने थे, तो आदमी खेतों में जा करके सीधे, वो जो अक्षय कुमार बोलते हैं ना कि ये मतलब खाद नहीं, वो जो भी है, ठीक है, तो आदमी पहले डायरेक्टली दे रहा था, अक्षय कुमार आके ज्ञान पेल गए, पैसा भी ले गए। वही किसान डायरेक्टली कर रहा था, तो मोदी जी कहते नहीं पहले शौचालय जाओ, उसके बाद अक्षय भाई साहब आएंगे, वो बताएंगे गड्ढा खोदो और गड्ढे से निकाल के डालो। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, किसान डायरेक्ट जा रहा था तो मोदी जी को दिक्कत थी, है ना। अब किसान के लिए मतलब शौचालय बना दिया, भाई साहब पहले शौचालय जाओ, फिर हम अक्षय कुमार को बुलाएंगे, वो बताएगा नहीं नहीं 2 गड्ढे बनवाइए, एक में ये रखिए, एक में ये रखिए, फिर उस गड्ढे को निकाल के जो उसका खाद है उसको खेतों में डालिए, है ना, फिर वो सब चीज़ें मतलब अच्छी फसल आएगी। और वही किसान डायरेक्ट कर रहा था तो दिक्कत थी। खैर कोई बात नहीं, चलता है, पैसा वैसा तो अपना आता रहता है अक्षय कुमार भाई साहब के पास, फिर भी पता नहीं क्या ज्ञान देने की ज़रूरत थी। तो चलो, अपना अपना ओपिनियन है, मोदी जी अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऑल्सो इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। और क्या है ये? रॉ मटेरियल। वही साहब है, अक्षय कुमार ने क्या कहा? ये खाद है, इसको छिड़को फसल अच्छी आएगी। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल है फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है, किसी चीज को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। ये जो डेट्राइटस है ये सब रॉ मटेरियल है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन की, ये स्टेप्स को एज इट इज याद कर लेना। एज इट इज का मतलब बिल्कुल जैसी लिखी हुई है वैसी ही, स्टेप वाइज स्टेप पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग में लिख देगा कि कौन कौन सी स्टेप कैसी हैं, और बताना है कि सही है कि गलत है। तो सबसे पहले दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा, पहले याद कर लो, सॉरी मतलब देख लो। सर पहले ही याद कर लेंगे तो फिर आपके बताने की क्या फ़ायदा। हाँ तो देख लो, फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। देख लिया, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है
कि सपोज ऐसे याद करने का एक तरीका है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। जैसे हमने खाना खाया, खाने को क्या करते हैं, क्या करते हैं, मुंह में ले जाते हैं सर, उसको चबाते हैं। चबाते हैं का मतलब उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। फिर उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करते हैं, नीचे नीचे गले से नीचे उतरता है, तो वो प्रोसेस होती है, दैट इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है नीचे, सॉइल हॉरिजॉन में नीचे जाना। ये जिनका फ्रेगमेंटेशन किया गया ना, उसी का नीचे जाना, उसी का नीचे जाना सॉइल में, दैट इज नोन एज लीचिंग। फिर उसके बाद कैटाबॉलिज्म, फिर उसको कैटाबोलाइज किया जाता है ना। खाना अब कहाँ, गले से नीचे उतरा और पेट में चला गया, अब क्या है, एसिड वैसिड सब उसमें मिक्स होंगे, तो ऐसी ही प्रोसेस होती है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। अब वो मिनरल्स, यानी कि वो जमीन में चला गया, मिनरल बन गया, ठीक है, तो कैटाबोलाइज होगा अब। फिर ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है उसको ह्यूमिडिफाइज करना, ठीक है। फिर मिनरलाइजेशन, और नीचे जमीन में पूरी तरह से मिल गया, अब वो क्या हो गया, उसमें मिनरल्स बन गया, अब एक तरह से वो मिनरल्स का रूप ले लिया उसने, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। अब एक एक चीज को देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, अर्थवर्म, है ना, दैट इज डेट्रीवोर्स। ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। डिट्राइटस का मतलब वो जो पत्तियां, एनिमल्स खेत के किनारे जो फेंक दिए गए थे, मर गए थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उन डिट्राइटस को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। वही खाने को खाया, उसको चबाया, तोड़ा, तो उसी से रिलेट करना, एक्चुअली वो उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्टेप्स याद रखें, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो सबसे पहले डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स में आते हैं आपके अर्थवर्म। क्या करते हैं, जो डिट्राइटस होती हैं, पेड़ की टूटी हुई पत्तियां, मरे हुए एनिमल्स या फीकल मैटर, उन सबको क्या करते हैं, खाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू किया जाता है, डेट्रीवोर्स के थ्रू, ठीक है। फिर लीचिंग, बाय दिस प्रोसेस वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल। लीचिंग में क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील हैं, पानी में सॉल्युबल हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल, नीचे सॉइल में चले जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, सॉइल हॉरिजॉन, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट, और जाकर के नीचे प्रेसिपिटेट बना लेते हैं अनअवेलेबल सॉल्ट्स का। फिर नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं डिट्राइटस, वही डिट्राइटस को किसमें, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। तो याद रखना, डेट्रीवोर्स या फ्रेगमेंटेशन में जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम तोड़ते हैं। तो ये स्टेप्स को थोड़ा याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली लाइन आ जाएंगी कि डिट्राइटस जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग क्या होता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का नीचे सॉइल हॉरिजॉन में चले जाना, दैट इज लीचिंग। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स के थ्रू डिट्राइटस को डिग्रेड करना, तोड़ना, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। These process in decomposition operate simultaneously on the detritus। अब ये जो प्रोसेस है ये एक एक करके मैंने समझाया, लेकिन एक एक करके होती नहीं है, ये कैसी होती हैं, एक साथ हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और प्रोसेस है वो देखते हैं। अगली प्रोसेस है दैट इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लाइन आती है और पूछता है कि ये क्या है, तो इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस का एक्यूमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, इज कॉल्ड ह्यूमस। अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, और उसी ह्यूमस को, वो एक्चुअली में ह्यूमस बनाने की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और ह्यूमस क्या होता है, वो जो डिट्राइटस था ना, उसमें डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस का एक्यूमुलेट हो जाना। सब लोग जिन्हें जिन्हें तोड़ना था वो अपना तोड़ चुके, नीचे सॉइल हॉरिजॉन में चला गया, और सॉइल हॉरिजॉन में जाने के बाद वो कैसा हो गया, एकदम डार्क कलर का
एमॉर्फस सब्सटेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, और उस ह्यूमस को बनाना ही नोन एज ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, और ये कैसे होता है, बहुत एक्सट्रीमली स्लो रेट, धीरे धीरे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है मिनरलाइजेशन। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड by some microbes and release of inorganic nutrient occur by the process that is called mineralization। अब वो जो ह्यूमस बना उसको फर्दर डिग्रेड करते हैं कुछ माइक्रोब्स और छोड़ देते हैं कहां पर, ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और उसको फर्दर डिग्रेड करने के बाद, ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करने के बाद वहां से क्या निकलती है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। अब वो क्या हो गया, एक मिनरल का रूप ले लिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस पूरी याद रखनी है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। भाई साहब नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, सीधा सा पूछा गया था कि डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगी कब, डायरेक्टली पूछ देता है डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगी कब, जब डिट्राइटस कैसा है, रिच है किसमें, लिग्निन और काइटिन में। जब डिट्राइटस में लिग्निन और काइटिन ज़्यादा पाया जा रहा है तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगी, और डिकम्पोजिशन रेट क्विकर, फास्ट, अगर डिट्राइटस ज़्यादा है किसमें, नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर वगैरह। अगर नाइट्रोजन या पानी में घुलने वाली चीज़ें जैसे कि शुगर, अगर ये चीज़ें ज़्यादा हैं डिट्राइटस के पास, तो जो डिकम्पोजिशन वाली रेट है वो क्विकर यानी कि फास्ट होगी। और डिट्राइटस की रेट स्लो कब होगी, जब डिट्राइटस किसमें होगा, लिग्निन और काइटिन ज़्यादा रिच होगा। सिंपल सा याद रखना है यार कि डिकम्पोजिशन की रेट धीमी होगी कब, जब लिग्निन और काइटिन होगा, और तेज होगी कब, जब पानी में घुलने वाला सब्सटेंस जैसे कि शुगर और नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज लाइन आती है कि डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो इफ डिट्राइटस इज रिच इन, ऑप्शन में दे देगा, और ये भी देगा नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल। तो याद रखना कि डिकम्पोजिशन रेट कम होगी लिग्निन और काइटिन जब होगा, और डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगी कब, जब डिट्राइटस रिच होगा नाइट्रोजन या पानी में घुलने वाली चीज़ें जैसे कि शुगर के साथ। तो याद रखना, मैंने पहले से बता दिया है। ठीक है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, जो डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो कंट्रोल की जा रही है बाई केमिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक, सबसे पहली टेम्परेचर, फिर सॉइल और दूसरा मॉइस्चर, नमी। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, सॉइल और मॉइस्चर। ये क्या करेंगे, क्लाइमेट में चेंज लाएंगे, और यही क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे डिकम्पोजिशन को। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, ये भी नीट का क्वेश्चन है भाई साहब। नीट का क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन को कौन फेवर करेगा, कौन डिकम्पोजिशन के पक्ष में है। तो वार्म, हल्का नमी, मॉइस्ट, वार्म, थोड़ा गर्माहट, एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, थोड़ा गर्म हवाएं होंगी, और मॉइस्ट, नमी वाला अगर एनवायरनमेंट होगा तो ये फेवर करेगा डिकम्पोजिशन को। वहीं दूसरी तरफ लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम होगा यानी कि ठंड होगी, या एनारोबियोसिस, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डिकम्पोजिशन जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब एनारोबियोसिस,
एन मतलब एब्सेंट, एरोबियोसिस का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जब एब्सेंट होगी या टेम्परेचर लो होगा यानी कि थोड़ी सी ठंड होगी तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन इनहिबिट, रुक जाएगा। तो इस वाले पैराग्राफ से जो आपको याद रखना है वो ये दो चीजें याद रखनी है कि डिकम्पोजिशन की रेट जो है वो स्लो होगी, कब, जब डिट्राइटस रिच होगा लिग्निन और काइटिन में, ठीक है। और वही डिकम्पोजिशन की रेट तेज होगी कब, जब डिट्राइटस रिच होगा नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, जैसे कि शुगर वगैरह, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है और फीवर और इनहिबिट वाली कंडीशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। क्या कह दिया उसने भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया। उसने कहा कि अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम की, गहरे समुद्र में बिल्कुल नीचे एकदम घुस के चले जाएं तो हम उसकी बात तो नहीं करते, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं पूरे इकोसिस्टम में उसके लिए सिर्फ सूरज ही एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसके लिए, फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, जितनी भी अर्थ में इकोसिस्टम की चीजें चल रही हैं उसके लिए सूरज ही क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और किसके लिए नहीं है, गहरे समुद्र में चले जाएं बहुत नीचे, क्यों, वहां सूर्य की रोशनी तो नहीं पहुंचती, लेकिन वहां चीजें तो होती हैं, वहां भी मछलियां होती हैं। बोलते हैं ना ऐसे कि गहरे पानी की जो मछलियां होती हैं वो फ्लैट क्यों पाई जाती हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि वहाँ भी जीव जंतु हैं तो वहाँ उनको कौन एनर्जी दे रहा है, कौन उस इकोसिस्टम को चला रहा है, तो वो भैया जैसे भी चल रही हो उसमें सूरज जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए एक्सेप्ट मांग रहा है वो कि मुझे माफ़ करो, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के लिए सूरज ही क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation, यानी कि पार, इसे कहते हैं पार, फुल फॉर्म आ जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो रेडिएशन एक्टिव रहती हैं दैट इज पार, और ये कितना होता है, लेस देन 50%, लेस देन 50%। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पार। प्लांट कितना पार रखते हैं, कितना कैप्चर करते हैं, 2 से 10%। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। मतलब कि जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब कि जो रेडिएशन सूर्य से आ रही हैं उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही जो आपका फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, और उसी से क्या हो रहा है, पूरी जो आपकी इंटायर लिविंग वर्ल्ड है वो सस्टेन हो रही है, सिर्फ उतने से 2 से 10% पार से, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड हैं, चाहे हम लोग हों, चाहे जानवर हों, चाहे जो भी हों, कहीं ना कहीं से हम लोग प्रोड्यूसर्स, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं। हम चाहे सब्जियां कितनी भी उगा लें आर्टिफिशियली, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें डायरेक्टली प्लांट से चाहिए होती हैं। तो वही कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म। अब सोच रहे हैं सर शेर कहाँ इसमें डिपेंड है, अरे भाई शेर डिपेंड नहीं है, लेकिन शेर जिसे खा रहा है वो तो डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं से तो डिपेंड हुए। तो वैसे ही ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर। देखो वही चीज आ गई ना कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होता है। एक डायरेक्शन में कैसा होता है कि सूरज से रोशनी ली, सूरज की रोशनी ली किसने, प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स वगैरह ने सूर्य की रोशनी लिया और फोटोसिंथेसिस किया, खाना बनाया, और उस खाने को किसने लिया, उस खाने को लिया किसने, हिरन वगैरह ने या हम लोगों ने, और हमें किसने लिया, कंज्यूमर्स ने, किसने, शेर, चीता, भालू, ये हमको पेल दिए। तो कहीं ना कहीं से क्या है, सूरज ही एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, और सभी लोग डिपेंड हैं प्रोड्यूसर्स पर। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। चलो अब बात करते हैं प्रोड्यूसर्स।
प्रोड्यूसर सिर्फ वो वाला नहीं, पता चले सर वो एक मूवी आ रही है उसके प्रोड्यूसर सर शाहरुख खान है सर, उनके पास ना अपना खुद का रेड चिली एंटरटेनमेंट है, तो वो उनकी वाइफ भी प्रोड्यूसर है और वो भी प्रोड्यूसर। भैया ये वाला नहीं मैं जी के पूछ रहा हूँ आपसे, ये वो वाले प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, ठीक है, ये कोई और प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। वो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं लेकिन वो कुछ और प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या हैं भाई साहब? जो ग्रीन प्लांट है, हरे पेड़ पौधे हैं ना, वो क्या हैं? इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, ठीक है। इन अ टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर हर्बिशियस वुडी प्लांट। अगर हम बात करें जमीनी हिस्से में, टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम में, तो प्रोड्यूसर्स कौन है? हर्बिशियस या वुडी प्लांट। वहीं अगर हम पानी वाले हिस्से पे बात करें, है ना, वहाँ पर क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी या हायर प्लांट्स। वहाँ भी कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। The energy trapped by the producers either passed on to a consumer or the higher organism dies। क्या कह रहा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं, वो कहाँ चली जाती है? आइदर पास्ट ही वो पास कर दी जाती है, या तो कंज्यूमर्स में जो पेड़ पौधे खाते हैं, या फिर द ऑर्गेनिज्म डाइज। और फिर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ज़रूरी थोड़ी है हर हिरन को शेर ही खाए, हम कहते हैं शेर भी खाएगा, शेर क्या है? कंज्यूमर है, और फिर क्या होगा? शेर एक दिन मर जाएगा। तो एनर्जी कैसे पास कर दी जाती है? कंज्यूमर में जाती है, कंज्यूमर के बाद वो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मर जाता है। या कई बार प्लांट भी डायरेक्टली, ज़रूरी थोड़ी हर प्लांट को सभी लोग खाएं, कुछ प्लांट ने एनर्जी बनाई और खुद उनकी डेथ हो गई, टूट फूट के बिखर गए, पेड़ की पत्तियाँ झड़ गई, पेड़ भी सूख गया, ठीक है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिट्राइटस फूड चेन या फूड वेव। अब डिट्राइटस वाला क्या है? पेड़ की पत्तियां, मरे हुए एनिमल्स, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाए तो वहां से एक अलग साइकिल स्टार्ट होती है, और वो कौन सी होती है? डिट्राइटस फूड चेन, या उसी को बोलते हैं डिट्राइटस फूड वेव। अब फूड वेव या फूड चेन क्या होता है? फूड वेव या फूड चेन, वेव का मतलब होता है एक जाल, इधर उधर उधर इधर इधर उधर, है ना, इस तरह से अगर एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं तो दैट इज वेव। और चेन का मतलब क्या होता है? पेड़ को हिरन ने, हिरन को शेर ने, शेर को खाता है, कोई नहीं खाता। तुम भी यार कुछ भी एकदम मैं बता दे रहा हूँ, सब सुनते चले यार, अरे बोलो सर नहीं, शेर को कहाँ, ठीक है। तो दैट इज चेन, एक के बाद एक, दैट इज चेन, और पूरा एकदम जाल, दैट इज वेव। चलो, तो अब बात प्रोड्यूसर्स की हो गई, अब बात करते हैं डायरेक्टर्स की, है ना। नहीं सर, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ नहीं होते, यहाँ होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही चीज़ है, प्रोड्यूसर्स पर हम सभी डिपेंड हैं फॉर देयर फूड नीड्स, अपने भोजन की आवश्यकता के लिए। दे आर हैंस कॉल्ड कंज्यूमर, इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, क्योंकि हम कहीं से कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब इसमें भी दो तरह के कंज्यूमर होते हैं, पहले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स, अगर डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल, अगर शेर हिरन को खा रहा है दैट इज शेर क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, विच इन टर्न ईट द प्लांट और देयर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। शेर ने हिरन को खाया और हिरन क्या खा रहा था? प्रोड्यूसर्स को खा रहा था। तो जो हिरन नहीं, हिरन तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। जो शेर है, एनिमल ईट अदर एनिमल, शेर खा रहा है हिरन को, एनिमल ईट अदर एनिमल, तो दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर बी हर्बीवोर्स, जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ये भी तो पत्तियां खाते हैं ना, बर्ड्स, चिड़िया भी खाती हैं। एंड मैमल्स, अरे सर हम लोग कहाँ खाते हैं? अरे मैमल्स भाई, उसने ऐसा नहीं कहा कि ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, मैमल्स मतलब हम लोगों में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं ना,
वही वो लोग, उनमें से कुछ प्रजातियां होती हैं जो कि डायरेक्टली पेड़ पौधे खाती हैं। अरे हम लोग भी तो खाते हैं, नहीं खाते? खाते हैं यार, क्या कैसी बात कर दी। कुछ ऐसी फल होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, जो डायरेक्टली हम पेड़ से लेके खाते हैं। अब पत्तियां नहीं खाते हैं ठीक है, लेकिन फ्रूट्स वगैरह तो खाते हैं ना। टेरेस्ट्रायल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज मोलस्क। ठीक है, टेरेस्ट्रायल में आपके इंसेक्ट, बर्ड और मैमल आ गए, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स होते हैं वो होते हैं मोलस्क। मोलस्क पढ़े ना, मोलस्क का पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा? अरे सर ध्यान नहीं, ठीक है फिर रहने दो। कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर आर कॉल्ड कार्निवोर, और जो इनको खाते हैं हर्बीवोर्स को, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। और प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर। देख रहे हो भाई साहब कितने नाम दे दिए गए? नाम कौन कौन से दे दिए गए? नाम उनको दे दिए गए कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर। चाहे आप इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलो, चाहे प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कंज्यूमर अलग है और प्राइमरी कार्निवोर अलग है, या इन्हीं को सिंपली कार्निवोर भी बोल सकते हैं। विच डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर। अब प्राइमरी कार्निवोर को भी जो खाएं दैट इज सेकेंडरी कार्निवोर, दैट आर सेकेंडरी कार्निवोर। सर हम लोग तो जानवरों को भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं। नहीं, हम लोग और ऊपर वाले, हम और बड़े वाले हैं। कौन से? अभी बताएंगे आगे कि हम लोग कितने बड़े वाले हैं। हम लोग इससे भी ऊपर आते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो शिकारी का भी शिकार करते हैं, है ना। तो हम लोग और बड़े वाले हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, चलो अब देखते हैं सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी बोला है वो वाला, वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, चलो छोड़ो, याद आने लगेगी। ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी का मतलब होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है भाई साहब? पहले घास थी, घास को हमने बोला प्रोड्यूसर्स, उसको खाया गोट ने, बकरी ने, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। घास को बकरी खा रही है, बकरी को मैन हम लोग सर बकरी को खाते हैं, हम लोग तो बकरा खाते हैं। अरे वही चीज़ भैया, गोट लिखो या जो भी लिखो, है ना, खा तो रहा है इंसान ही ना। तो इंसान को क्या बोला? सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर। सर आप तो कह रहे थे बड़े वाले हैं बहुत, ये तो सीधे बकरी तक ही गया। नहीं 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 नहीं, अभी आएगा। ये प्राइमरी कार्निवोर थोड़ा है, इसके ऊपर भी है। मैंने कहा ना बड़े वाले हैं, ये अभी पूरा बड़ा वाला नहीं है, अभी इससे भी बड़े वाले आएंगे मैन में, ठीक है। बात करते हैं डीएफसी की, है ना। डीएफसी दैट इज डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस का मतलब वो जो मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी भी अपनी एक फूड चेन होती है। बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि डिट्राइटस फूड चेन बिगिन फ्रॉम, याद रखना ये, डिट्राइटस फूड चेन बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होती है, बिगिन होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। ये बनी हुई होती है डिकम्पोजर्स के थ्रू, विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया वगैरह, ये प्लांट्स वगैरह को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक और नया टर्म आया, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, फिर सेप्रोट्रॉप्स। ये क्या होता है? दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्राइटस। ये भाई साहब अपनी जो ऑर्गेनिक या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, ये इसको भी मारकर, जो डिट्राइटस हैं उनको भी मारकर पूरा करते हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनी एक कार भी आती थी ना? नहीं सर, ओमनी तो मेरे घर के पास रहती है। अरे वो वाली ओमनी नहीं यार ओके सर, ओके। ओमनी मतलब, अरे हाँ ठीक है, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब होते हैं जो हर चीज़ खाते हैं। हर चीज़ का मतलब जैसे कॉकरोच भाई साहब आपके किचन की रोटी भी खा जाएगा, ब्रेड भी खा जाएगा, और कूड़ा कीड़े सब खा जाता है।
फिर उसके बाद क्रो, कौवा भी ऐसे ही होता है, आपके छत में बैठा होगा, आपकी रोटी और पूड़ी लेके उड़ जाएगा, और उसके बाद कोई मर गया है तो वहाँ भी बैठ के खा रहा होगा, है ना। मतलब श्राद्ध होता है तो श्राद्ध में हम लोग खाना भी उसको देने जाते हैं, और उसके बाद जिनका श्राद्ध के लिए देने गए उनको भी कौवा निपटा देता है। बहुत उस्ताद आदमी भाई, देख रहे हो भाई साहब, मतलब जिनके श्राद्ध का खाना खा रहा है उनको भी वही खा रहा है। तो ये होते हैं ओमनीवोर्स, है ना। फिर आता है ट्रॉफिक लेवल, लास्ट है ट्रॉफिक लेवल, स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक प्लेस होता है फूड चेन में, तो उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल हर किसी की अलग अलग होती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हम आगे बात करने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। वही ट्रॉफिक लेवल, हर किसी का अपना एक प्लेस होता है, तो वही चीज़ समझते हैं कि कौन सा कहाँ कैसा प्लेस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ एक ऐसी है जो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से नीचे से जैसे स्टार्ट किया तो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को नाम दिया गया है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहले लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब जो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। लेवल अलग है, ट्रॉफिक लेवल अलग हो गई, लेकिन प्राइमरी अभी भी सेम है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत सारे हैं ना, तो वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टर्म यूज करना पड़ेगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। कंफ्यूज मत होना। इसमें आते हैं हार्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जू प्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर, टिड्डे वगैरह होते हैं ना। अभी देखा था आपने, टिड्डियों ने हमला कर दिया था, पूरा खेत वेत एकदम सब खा के रख दिया। तो ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और काऊ, गाय भी होती है ऐसे ही, गाय भी खाती है ना, सब पेड़ उखाड़ देती हैं। मेरे भी घर के बाहर गमले मैंने रखे थे, बढ़िया अच्छे अच्छे प्लांट लगा करके, उसमें किसी में अच्छे अच्छे से पौधे निकले, गैया आई सब बराबर कर दी। अब कुछ कह भी नहीं सकते भाई साहब, योगी जी की सरकार है अपने इधर, तो है ना, तो गाय को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, खा गई पेड़ तो खा गई, क्या ही करें यार, मतलब चलो ठीक है। फिर बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ, ये आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल, या इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर, हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर। कौन कौन से, बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ, भेड़िया, मछलियां, चिड़िया, ये सब किस में आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल या कार्निवोर, जो किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को। फिर उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इसमें आते हैं टॉप लेवल के कार्निवोर, जो सबको खा सकते हैं। इसमें भाई साहब हम लोग आते हैं, हमने कहा था बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े वाले मतलब सबको निपटा देते हैं भाई साहब। चिड़िया भी मार के खा रहे हैं हम टिड्डा भी मार के खा रहे हैं, है ना। पाकिस्तान में ऐसा मैंने एक न्यूज़ सुनी थी भाई साहब, मुझे नहीं पता सही है गलत है, आई एम सॉरी टू से, अगर कोई पाकिस्तानी है, आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं, लेकिन मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि पाकिस्तान में टिड्डियों को मतलब पकड़ने के लिए ऐसा बोल दिया गया कि जो इतने किलो टिड्डी लाएगा पकड़ के, उसको इतने रुपए इनाम देंगे। भाई साहब 2-4 दिन के अंदर आदमी पकड़ के ले आए और बेच दिए टिड्डियों को, टिड्डियाँ ही खत्म। मतलब देख रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। टिड्डियां पकड़ के ला रहे हैं, मतलब सरकार उनको अगर भगा नहीं पाई तो सरकार ने लोगों से कह दिया कि आप पकड़ के लाओ, हम आपको इतना रुपए देंगे, इतने किलो का। तो पता नहीं भगवान जाने मार के खा लिया कि पकड़ के दे दिया सरकार को, सरकार ने क्या किया आई डोंट नो। तो हम लोग मैन हैं, है ना, मतलब मैन बड़े वाले हैं। और क्या, लॉयन, वो तो भाई अपना मतलब यार है, वो भी बहुत बड़ा वाला है, किसी को नहीं छोड़ता। तो हम लोग भाई साहब सबको निपटा रहे हैं, शेर भी हमारे साथ वही कर रहा है, वो भी सबको निपटाए दे रहा है। चाहे वॉल्फ हो, वो तो वॉल्फ को भी निपटाए दे रहा है और कुछ नहीं। ग्रास हॉपर, टिड्डियों विड्डियों को कोई ध्यान नहीं देता, वो गाय वाय भी निपटाए दे रहा है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं यूपी में कहाँ हूँ। इसीलिए शेर मुझे लगता है यूपी में कम बचे, क्योंकि गाय को खाया होगा, योगी जी निपटा दी। सॉरी से मजाक था।
छोड़ो। तो लॉयन जो बाकी सारी चीज़ों को खा रहे हैं, तो ये सब आ गए टॉप कार्निवोर में, और इसमें आते हैं मैन और लॉयन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव लेवल्स में बढ़ते जाते हैं ना, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ, जैसे जैसे आगे वाले लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो घटता जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप। एक और टर्म आएगा स्टैंडिंग स्टेट, मैं यही बता दूं, एक और टर्म आएगा स्टैंडिंग स्टेट। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, तो मैं 2 मिनट में इसको समझाऊंगा, उसके बाद कुछ वक्त लगेगा आपको समझने में, और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। नाम से समझना, स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि खड़ी है क्या, क्रॉप यानी फसल, खड़ी हुई फसल। अरे समझो ना, रटो नहीं, समझो थोड़ा, कि खड़ी फसल, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हर ट्रॉफिक लेवल का बात कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल की, तो हर ट्रॉफिक लेवल के पास क्या है, एक सर्टेन अमाउंट है मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक टाइम पे देखोगे तो हर ट्रॉफिक लेवल का अपना एक सर्टेन मास है लिविंग मटेरियल का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि ट्रॉफिक लेवल, खड़ी है फसल, खड़ी है फसल, इसका मतलब होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल का अपना एक लिविंग मटेरियल है, एक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। इसको मेजर करते हैं द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोमास जिसे कहते हैं, और नंबर इन यूनिट एरिया। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या बायोमास है वो कितना है, ये नंबर इन अ यूनिट एरिया, किसी एक यूनिट एरिया में कितना नंबर है उसका, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। बायोमास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। बायोमास क्या होता है, फ्रेश या ड्राई वेट में निकाला जाता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी जो फॉलो करती है वो कौन सा लॉ है, दैट इज 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन, गिवन बाय लिंडमैन। ठीक है, लिख देता हूं यहीं पे, लिंडमैन। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था 10% लॉ। एनर्जी जो फॉलो करती है वो 10% लॉ फॉलो करती है। अब ये क्या है मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। चैप्टर जब खत्म होगा ना, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़े ही ईजी वे पे आपको समझ में आने वाला है। बस आप पढ़ते जाइए, देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है। एनसीईआरटी को आप 10 बार पढ़ेंगे ना, और इस नोट्स को आप सिर्फ 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। एनसीईआरटी को आप 4-5 बार, 6 बार, 10 बार पढ़ें, इस नोट्स को 2 बार पढ़ें, बहुत मैसिव डिफरेंस होगा। एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन लगाना, मेरे नोट्स पढ़ के क्वेश्चन लगाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। आपको मेरे जब नोट्स आप पढ़ेंगे ना, तुरंत समझ में आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो वहाँ बताया था, मार्क किया था, अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था। एनसीईआरटी में समझ में ही नहीं आता, ढूंढते रहो कौन सी लाइन से है, कहाँ लिखा है। इसीलिए मैंने नोट्स को बनाया है, हर चीज़ को अलग से एकदम। जैसे होता ना, पहले हम लोग नोट्स बनाते थे, बड़ा आसान लगता था, अब क्या है, सिर्फ बुक पढ़ते हैं तो बड़ी टफ लगती है। तो इसीलिए मैंने ईजी वे पे नोट्स बना के आपको समझा रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड का मतलब समझते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों में छोटा खेल होता था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे खड़े होते थे। अरे यार सिंपल सा, होली होली में नहीं देखा है क्या, मटकी फोड़ते हैं एकदम, चांदी की डाल पर सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर, सुना है कि नहीं, दैट इज पिरामिड। तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर हैं एक के ऊपर एक खड़े होकर के, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड।
तो 3 इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर स्टडीड, 3 पिरामिड है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास एंड द लास्ट वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये 3 तरह के पिरामिड हैं जो हमें याद रखने हैं। डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पता है कैसा आता है, इनसे क्वेश्चन आता है, पूछ देते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट और इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा। अरे यार अभी अभी समझते हैं, आगे समझते हैं। या ऐसे देख लो कि देखो अपराइट का मतलब होता है ऐसे ऊपर की तरफ, है ना, ये अपराइट हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब ये नीचे की तरफ, उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टेड, ये अपराइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं अभी बता दूंगा कि कौन से हमेशा अपराइट होते हैं, कौन से इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन कुछ नीचे लिखा हुआ है उसको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है कि ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। कभी भी पिरामिड ऑफ नंबर हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, पिरामिड ऑफ बायोमास हो, ये हमेशा कैसे होंगे, अपराइट होंगे। अपराइट का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। मतलब कि एनर्जी जैसे हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑलवेज भी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो सबसे पहले प्लांट्स में, उसके बाद बाकी हिरन ने लिया, गोट ने लिया, ठीक है, उसके बाद जो गोट को खा रहा है लॉयन ने लिया। तो जो एनर्जी है वो हमेशा कैसा होगा, अपराइट, यानी सबसे ज्यादा पौधों में होगी एनर्जी, फिर उसके बाद गोट में होगी, और गोट की जो कम होगी, गोट से कम होगी, वो शेर के पास होगी। अब एनर्जी का वो एनर्जी मतलब वो नहीं जो ताकत, आप जो सोच रहे हैं कि शेर में सबसे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, वो एनर्जी की बात नहीं कर रहे। एनर्जी का मतलब है जैसे सपोज जैसे प्लांट के पास सपोज कि 1000 था, मतलब 100 किलो एनर्जी है, सपोज एग्जांपल के तौर पे प्लांट के पास क्या है, 100 किलो एनर्जी है। तो अगली जो बकरी के पास जाएगी वो पूरा प्लांट तो खा नहीं जाएगी, पहली बात, पूरा पेड़ थोड़ी निकल लेगी, कुछ पार्ट खाएगी। तो वो जो कुछ पार्ट है तो उस 100 का 10%, 10% लॉ फॉलो होता है। तो 10% का मतलब 100 का, मान लो 100 किलो पेड़ में है, तो जो बकरी खा रही होगी उसके पास बचेगा सिर्फ 10 किलो एनर्जी, उस 100 किलो से 10 किलो लेगी। फिर अगला 10% लॉ फॉलो होगा। तो जब अगला 10% लॉ फॉलो होगा तो जो शेयर में एनर्जी पहुंचेगी वो 1% फॉलो होगी, 1% पहुंचेगी, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो घटती जाती है, इसीलिए पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे होंगे, अपराइट होंगे। फिर द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, समुद्र में अगर हम देखें पिरामिड ऑफ बायोमास तो इज ऑल्सो जनरली इन्वर्टेड। सिंपल सा आता है, पॉन्ड इकोसिस्टम या सी, समुद्र में बायोमास का, तो ऑलवेज बी इन्वर्टेड। तो अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये क्या होता है, कुछ नया सा लग रहा है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सर क्या बोल दिया सर, मुझको नहीं समझ में आया। देखो आपका जो प्लॉट है, सॉरी आपका जो मकान है, पहले कैसा होगा, खाली ज़मीन होगी, बंजर भूमि होगी, और वो ज़मीन भी कैसी ज़मीन होगी, या तो बहुत पहले जंगल रहा होगा, किसी ने वहाँ आग लगा दी होगी, या कोई जंगल वंगल नहीं होगा, सिंपली वहाँ पर तालाब होगा, सूख गया होगा, वहाँ पर क्या हो गया, बाद में मकान बन गए होंगे। तो ऐसे ही कुछ होगा ना। तो वही चीज़ें हैं, तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखा है कि द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया। किसी एक एरिया की स्पीसीज कॉम्पोजिशन, पहले वहाँ जंगल था, जानवर रहते थे, अब आप लोग आ गए, है ना, जानवरों की कमी वहाँ पूरी कर दी है ना। तो वही चीज़ है कि मतलब ग्रेजुअल, धीरे धीरे, फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन। पहले कोई और स्पीसीज रहती थी, अब कोई और स्पीसीज रहने लगी किसी एक एरिया में, और वहाँ पर चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ गए, खाली बंजर भूमि थी, उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया गया, कोई दोबारा स्पीसीज पहले की जगह दूसरी नई आ गई, ठीक है, स्पीसीज चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर नेक्स्ट है शीरी।
ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन, समझ में आ गया ना। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्पीसीज के कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया किसी एक एरिया में, पहले खाली जमीन थी वहां पर आपका प्लॉट बन गया, पहले खाली जमीन में और कोई स्पीसीज रहती थी, अब आप रहने लगे, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। शीरी क्या होता है? The entire sequence of communities that successively change in a given area are called शीरी। अब देखो शीरी का मतलब क्या होता है कि जैसे जमीन थी और आपका मकान, आप लोग उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रही थी, एक खाली जमीन और एक आपका मकान, इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रही थी, पहले जमीन को सफाई की गई, फिर वहां पर गड्ढे खोदे, फिर एकदम दीवारें खड़ी हुई, तो ये जो बीच बीच की प्रोसेस है दैट इज नोन एज शीरी। मतलब कि पाइनियर, जब वहां पर कुछ नहीं था दैट कंडीशन इज पाइनियर, फिर शीरल, फिर क्लाइमैक्स, फाइनली आपका घर बन जाना, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर के ये जो स्टेजेस होती हैं पाइनियर से क्लाइमैक्स तक, दैट इज सीरी। फिर नेक्स्ट प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन तो पाइनियर से क्लाइमैक्स तक की जो भी स्टेजेस हैं दैट इज शीरी। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी का मतलब होता है वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर, यानी कि बेयर रॉक्स। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बोला कि आपकी जैसे जमीन थी तो वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है। ऐसे ही बेयर रॉक्स मतलब ऐसे चट्टाने बनी हैं, पहाड़ बने हुए हैं, कोई वहां कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और वहां पर कोई चीज स्टार्ट हो जाए बनना, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, सबसे पहली शुरुआत, ठीक है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थी। फिर होता है सेकेंडरी सक्सेशन, इसका मतलब होता है इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। कई बार क्या होता है ना कि मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है या कई बार जंगलों में आग लग जाती है, तो पहले जंगल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते थे, अचानक क्या हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, समहाउ लॉस्ट, और वो किसी तरह वहां से गायब हो गए, जंगल में आग लग गए, सभी पेड़ पौधे सभी ऑर्गेनिज्म जल के राख हो गए, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। अब वहां पर कोई नई चीज की शुरुआत हो तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। अब यहां लिखा है कि प्राइमरी सक्सेशन इज जनरली स्लो। अब ये एक बार पूछ देता है, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फास्ट और स्लो, तो प्राइमरी सक्सेशन इज जनरली स्लो। अब देखो जब पहाड़ चट्टाने थी, कोई वहां ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो वहां पर अगर आप किसी चीज की शुरुआत करें या अपने मन से नेचर के थ्रू कोई चीज शुरुआत होगी तो वो ज्यादा वक्त लेगी। वहीं सेकेंडरी में क्या है कि पहले जंगल था, पहले चीजें थी, पहले ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन समहाउ जंगल में आग लग गई या वो चीज लॉस्ट हो गई, अब वहां पर कोई चीज नई शुरू करोगे तो वो जल्दी हो जाएगी, है ना। तो दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो कौन सा ज्यादा फास्ट होगा? सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि वहां चीजें जल्दी शुरू हो जाएंगी बजाय प्राइमरी सक्सेशन के। तो प्राइमरी सक्सेशन इज जनरली स्लो देन सेकेंडरी सक्सेशन। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं, बात करते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। ऐसे ही प्लांट्स में भी अपने सक्सेशन होते हैं, और इसमें दो तरह के सक्सेशन होते हैं, एक होता है हाइड्रार्क सक्सेशन, दूसरा होता है जेरार्क सक्सेशन। नाम से समझो, हाइड्रो वर्ड हाइड्रो रिलेटेड विद द वाटर, तो हाइड्रोजन, हाइड्रो H2O है ना। तो हाइड्रार्क का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, जहां पर टेक प्लेस इन वेटेड एरिया, अगर गीली जगह पर, पानी वाली जगह पर कोई सक्सेशन हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, दैट इज हाइड्रार्क। और जेरिक का मतलब होता है एकदम सूखा, जैसे अगर मान लो रेगिस्तान में कोई नई चीज शुरू हो, रेगिस्तान में सक्सेशन हो, तो दैट इज जेरार्क सक्सेशन। और कोई पॉन्ड था, तालाब था, वहां पर कोई नई चीज बन रही हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रार्क सक्सेशन। समझ गए? तो ड्राई एरिया जेरिक सक्सेशन, हाइड्रार्क वेटेड एरिया गीली जगह पर, दैट इज हाइड्रार्क सक्सेशन। मीडियम कंडीशन कॉल्ड मेजिक, बीच की कंडीशन होती है मेजिक, है ना, ना ज्यादा पानी हो ना ही बिल्कुल सूखा हो, बीच की कंडीशन दैट इज मैजिक। नाइदर टू ड्राई, बहुत ज्यादा सूखा भी ना हो, नॉर टू वेट, यानी कि बहुत ज्यादा हाइड्रिक भी ना हो। फिर बात करते हैं पाइनियर। पाइनियर का मतलब होता है एकदम बिल्कुल शुरुआत। तो पाइनियर स्पीसीज, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया कॉल्ड पाइनियर स्पीसीज, मतलब कुछ भी नहीं था तब वहां पर आप चले गए, दैट इज कॉल्ड पाइनियर स्पीसीज। सपोज जैसे एक जंगल है जहां पर कुछ नहीं है, खाली है, आप चले गए, आपका दिमाग फिर गया,
आप चले गए वहाँ पर, क्या करने लगे, मेडिटेशन, ध्यान व्यान करने चले गए। फिर वहीं पर क्या हुआ, आपको कोई कन्या मिल गई एकदम, वो भी ध्यान करने आई थी, है ना। फिर आप लोगों ने मिलजुल के और वहाँ पर एक नई दुनिया बसा ली। हाँ, जंगलों में होता है यार, है ना। फिर नई दुनिया बस गई, वहाँ पर पॉपुलेशन हो गई, नए लोग रहने लगे, आपकी पूरी जनसंख्या एकदम बढ़ती जा रही है और नए लोग आ रहे हैं, तो आप क्या कहलाओगे। फिर धीरे 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 कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ ही होगा ना, ये जितनी भी पॉपुलेशन है किसी ना किसी तो शुरुआत करी होगी ना। तो जो शुरुआत करते हैं, कहीं पे कुछ नहीं था और एकदम जिन्होंने शुरुआत करी, तो उनको हम बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। समझ गए। तो आप वहां के लिए क्या होंगे, पायनियर स्पीसीज होंगे। स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। फिर से लाइट गई, चलो दिख तो रहा ही होगा। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे। बोर तो नहीं हो रहे, आप बोर नहीं हो गए यार, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे मेरी क्लास में तुम बोर हो जाओगे। चलो, तो स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ जाते हैं। इसमें से क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है कि इन स्टेजेस को आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये स्टेजेस आपको एज इट इज़ याद नहीं है तो 4 ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन में क्या होगा, इन स्टेजेस को आगे पीछे करके कहीं ना कहीं लिख देगा और आपको चुनना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपको ये स्टेजेस सही से याद नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बार बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में फिगर वाइज भी दिया, मैंने फिगर नहीं दिया। तो एनसीईआरटी और मेरे नोट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि आपको पढ़ना तो नोट से ही है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी के फिगर्स देखने हैं, जहाँ भी डायग्राम बने हैं ना वो आपको एनसीईआरटी से देखने हैं, बाकी पढ़ने के लिए तो नोट्स इनफ है ना। तो जो डायग्राम वाला हिस्सा है जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, छोटे छोटे एकदम प्लांट्स, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज थोड़े से पानी से बड़े हुए, जमीन से थोड़े निकले अभी भी पानी के अंदर। फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, अब थोड़ा सा ऊपर आए, पानी में तैरने लगे, है ना। फिर उसके बाद प्लांट स्टेज, फिर पानी में तैरने के बाद थोड़ा इतने हो गए कि हाँ आपने कहा कि पौधे लगे हैं पानी में। फिर उसके बाद आती है रीड स्वैम्प, थोड़ा और बड़े हुए, रीड स्वैम्प। फिर उसके बाद मार्श मेडो स्टेज, ठीक है। फिर स्क्रब, और स्क्रब से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल बन गया। कैसे बनते हैं जंगल, ऐसे ही तो बनते हैं ना जंगल, कोई एकदम बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि सूखा है वहीं पे सूखा एकदम जंगल निकल आए, नहीं। पानी में छोटे छोटे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स जन्म लेते हैं, फिर उससे सबमर्ज्ड प्लांट बनते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर इतने बड़े होते हैं कि पानी में तैरने लगते हैं। फिर पानी में तैरते तैरते क्या हो जाता है, वो पेड़ का आकार ले लेते हैं, प्लांट स्टेज, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आ जाती है। फिर रीड स्वैम्प, थोड़ा और बड़े होते हैं, घेर लेते हैं पूरे पानी को। फिर मार्श मीडो स्टेज, फिर स्क्रब, एकदम खूब सारे पानी में पेड़ आपने देखे होंगे कई बार नदियों तालाबों में, इतने सारे पेड़ लगे होते हैं पूरे तालाब में कि समझ में ही नहीं आता कि ये तालाब है कि पेड़ पेड़ है ना। फिर एक दिन इतने सारे हो जाते हैं कि वो तालाब गायब हो जाता है और वहाँ पर फॉरेस्ट एकदम जंगल जैसा बन जाता है। तो ऐसे ही जंगलों का निर्माण होता है। तो अगर बात करें कि प्राइमरी सक्सेशन के लिए या फॉरेस्ट के लिए जो पाइनियर स्पीसीज है वो क्या है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। जंगल बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत किसने करी, फाइटोप्लैंक्टन्स ने। चलो अब समझते हैं। आई नो कि काफ़ी टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, बस लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इसी में एक दो साइकिल जो आपकी एनसीईआरटी में दी हैं उसी को पढ़ेंगे और फिर देन आपका टॉपिक दी एंड, ठीक है। तो समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइकिल, आई भी थी नीट में, हर साल तो नहीं लेकिन हाँ आ जाती हैं नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलो जल्दी से इस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को निपटा लेते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लगातार क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। अब देखो मैंने कहा था ना कि एक चीज़ होगा स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट। वहाँ पर मैंने कहा था खड़ी फसल, यानी कि ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे थे, खड़ी फसल ट्रॉफिक लेवल, खड़ी फसल ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, स्टैंडिंग स्टेट है, कोई ना कोई एक स्टेट है। वो क्या है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। स्टेट का मतलब समझ लेना कि न्यूट्रिएंट्स का पाया जाना
और क्रॉप यानी फसल का मतलब हो गया लेवल। ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात करें तो स्टैंडिंग क्रॉप, और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एस कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। किसी समय पर किसी भी मिट्टी में कार्बन का पाया जाना, नाइट्रोजन का पाया जाना, फॉस्फोरस का पाया जाना और कैल्शियम का पाया जाना, ठीक है। ये सब अगर किसी एक समय पर सॉइल में पाए जा रहे हैं, यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स का पाया जाना सॉइल में किसी एक गिवन टाइम में, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। स्टैंडिंग क्रॉप में हम लोग बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल की, स्टैंडिंग स्टेट में वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इनकी। फिर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसी को एक और नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ देता है कि व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल, या दूसरा चीज न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज हैं। क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नाम से समझो, याद नहीं करना है, नाम से समझना है। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था, ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और साइक्लिंग का मतलब क्या होता है, साइक्लिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जहां से शुरू हो, आगे चले आगे चले आगे चले और फर्दर फिर वहीं पहुंच जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिंग। समझ रहे हैं ना, साइक्लिंग का मतलब कोई भी चीज जहां से शुरू हो रही है वहीं पर घूम के वापस पहुंच जा रही है और फिर लगातार वो चीज ऐसे घूमती जा रही है, दिस इज साइक्लिंग, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स की वजह से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सिंपल सा याद रखो कि न्यूट्रिएंट का साइकिल, न्यूट्रिएंट का घूमना इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और इसी के लिए अनदर नेम, न्यूट्रिएंट साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज बायोजियो केमिकल साइकिल, है ना। देयर आर टू टाइप्स, दो तरह की होती है बायोजियो केमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। पहली, फर्स्ट वन इज गैसियस एंड द अनदर इज सेडिमेंट्री, ठीक है। तो दो तरह की आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल होती हैं, फर्स्ट वन इज गैसियस, अनदर इज सेडिमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम, तो आगे देखते हैं गैसियस क्या है और सेडिमेंट्री क्या है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नीट में आ चुका है, शायद 2018 या 19 का इसका क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो देखते हैं, द रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल दैट इज नाइट्रोजन एंड कार्बन। उसने ये पूछा था कि गैसियस साइकिल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ऑप्शन में आपके नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये चार ऑप्शन थे। तो आपको नाइट्रोजन और कार्बन, मतलब नाइट्रोजन एंड कार्बन ए ऑप्शन, बी में सल्फर एंड फॉस्फोरस, सी में नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या फॉस्फोरस कुछ भी दे दिया, और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो आपको चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसमें नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वहीं जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है, गौर से याद रखना, सेडिमेंट्री साइकिल, उसमें आपके आते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल। अब डिफरेंस समझो, पहला उसने बोला गैसियस, गैसेस, आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो गैसियस, गैसेस, जो गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं उनसे रिलेट होती है, दैट इज गैसियस साइकिल। और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट का मतलब होता है जैसे चट्टानों में पाया जाना, जमीन में पाया जाना, खोद के निकालना, तोड़ के निकालना। जो चीज किसी चीज को खोद के तोड़ के निकाली जाए, नॉर्मली ना पाई जाए, किसी चीज को तोड़ के खोद के निकाली जाए, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट, ठीक है। तो ये जो होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं, और इसमें होता है सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये आपके एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं पाए जाते, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से निकाले जाते हैं। तो दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है द रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। और ये जो सल्फर और फॉस्फोरस ये कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर,
ठीक है, कितना न्यूट्रिएंट रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? सॉइल, मिट्टी डिसाइड करेगी कि कितना सल्फर है, कितना फॉस्फोरस है, या मॉइस्चर डिसाइड करेगा, पीएच परसेंट ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, या टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कब कौन सी गैस कितनी रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये पोर्शन क्लियर होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो यही दो चीज़ें हैं कि गैसियस साइकिल कौन सी है, सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट साइकिल को ही बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन साइकिल की। ठीक है, कार्बन साइकिल इकोसिस्टम में सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ द ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट का 49% कार्बन होता है इन टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल। देखो ड्राई वेट से रिलेटेड क्या है, बहुत जगह ये वर्ड आपने सुना होगा, कंफ्यूज हो रहे होगे कि ड्राई वेट मतलब व्हाट। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, मैक्सिमम पार्ट वाटर है, ऐसा सुना होगा ना। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में पाई जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर का अमाउंट होगा। तो उस वाटर के अमाउंट को हटा करके कार्बन का कितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट, है ना। ड्राई मतलब सूखा, तो पानी हटा दिया जाए तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। तो कार्बन कितना होता है, दैट इज 49% ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट में 49%। In total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in ocean. टोटल क्वांटिटी पूरे ग्लोब में जितनी भी कार्बन पाई जा रही है उसका 71% कार्बन सिर्फ समुद्र में डिसॉल्व है। ठीक है, मान लो अगर हमने कहा चलो 100% है, उस 100% में 71% जो है वो ओशियन में डिसॉल्व होती है, समुद्र में डिसॉल्व होती है कार्बन। ठीक है, और बाकी बची हुई कहाँ पाई जा रही है, एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है। तो एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन 1%, और उसमें एटमॉस्फेयर कितना कंटेन कर रहा है, 1%। ठीक है, सबसे ज़्यादा 71% ओशियन में, बाकी 1% एटमॉस्फेयर में। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये जो भी चीज़ें जल रही हैं जिनसे कार्बन रिलीज हो रही है ये भी क्या करते हैं, रिजर्वायर होते हैं कार्बन के। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। कार्बन साइकिल में कौन कौन भाग लेते हैं, ओशियन, एटमॉस्फेयर भी हेल्प करता है, एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी बॉडी में जो कार्बन था वो ज़मीन में चला गया। ठीक है, वापस ज़मीन से फिर पेड़ों के थ्रू ऊपर आया, ठीक है, या कोई और चीज़ों के थ्रू आया वापस। ओशियन, समुद्र में भी कार्बन है, वो भी हेल्प करते हैं कार्बन साइक्लिंग में। फिर लिविंग, लिविंग का मतलब हम लोगों की बॉडी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पाई जा रही होगी, तो हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बन साइकिल में थोड़ा सा पार्ट हम लोगों का भी होता है। फिर 4 × 10⁻13 kg, अब ये कितना होगा, ये मतलब हो गया जैसे 4 के आगे 13 जीरो लगा दो, 13, 4 के आगे 2 लगाओ 100, फिर एक और लगाओ तो 4000, एक और लगाओ 40,000, एक और लगाओ 4 लाख, ऐसे 13 जीरो लगा दो। उतने किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। समझ लो, 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन, सिर्फ इतनी कार्बन किसके थ्रू फिक्स होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू पूरे साल में, है ना। हमने पढ़ा था ना CO2 + H2O, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन तो याद है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पानी को मिला करके फिर ग्लूकोज बनता है C6H12O6, फिर उससे कुछ O2 रिलीज होती है। तो वही जो कार्बन CO2 के रूप में आ रही है, प्लांट जो ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, वो कितनी है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल। हम लोगों की एक्टिविटीज़ भी है वो इन्फ्लुएंस करती है कार्बन की साइकिल को। रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फोसाइल, हम लोग क्या है, जंगलों को बहुत तेज़ी से काटते चले जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा पहले छोटे में आप कहीं खेलते होगे, काफ़ी सारा मैदान था, फिर उसको लोगों ने काट दिया, उन पेड़ों को, है ना, मैदान में घर बना लिए तो जगह कम होती गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड मैसिव बर्निंग ऑफ द फोसाइल, और बहुत सारी ईंधन यूज़ कर रहे हैं, है ना।
जैसे गाड़ियों में क्या है, धुआं निकल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही है, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। पहले लोगों के पास उतनी गाड़ियाँ नहीं थी, आजकल हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास सबसे पहली चीज़ हो तो गाड़ी हो, है ना। तो वही चीज़ है कि कार्बन हम लोग भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ हमारी जो भी हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन साइकिल है, थोड़ी बहुत आप एनसीईआरटी में देख लें, दिया हुआ है कैसे क्या साइकिलिंग होती है। तो जो थ्योरी वाला पार्ट था वो मैंने करा दिया, फिगर वाइज जो दिया है वो आप लोग एनसीईआरटी से देख सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी का हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बना नहीं है अब तक, तो इसलिए देखो मैंने कहीं इसमें हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल में। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल, भाई साहब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी पीडीएफ नोट्स, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं आपको दूंगा लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन। आपको अगर लगता है कि और प्रैक्टिस करनी है तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस फॉस्फोरस साइकिल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और क्या आता है अभी हम बात करते हैं। तो चलो देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल को क्या है ये, भाई साहब क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फॉस्फोरस क्या होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है ना, पढ़ा है ना, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो वही चीज़ है कि न्यूक्लिक एसिड हो या सेलुलर एनर्जी हो, ट्रांसफर सिस्टम हो, हर जगह क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड टू मेक शेल्स, बोन्स, टीथ, है ना। कई सारे एनिमल्स को ज़रूरत होती है सेल्स बनाने में, बोन्स बनाने में, टीथ बनाने में, इन सब में क्या है, फॉस्फोरस यूज होता है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। नेचुरली प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पाया जाएगा फॉस्फोरस, वो पाया जाता है चट्टानों में, रॉक्स में, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। और किस रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। देयर इज नो रिस्पायरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। जैसे पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता कि फॉस्फोरस कोई लेता है और छोड़ता है ना। ये एक जगह प्रॉपर पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे सेडिमेंट्री साइकिल में कंसीडर किया गया है, गैसियस साइकिल में नहीं आता, ठीक है। ये आता है सेडिमेंट्री साइकिल में। क्यों, क्योंकि इसका रिस्पायरेटरी रिलीज नहीं होता कि हर रोज ये कोई ले रहा है कोई छोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आता है, ये देखो। अब इसको आप जितने बार हाईलाइट करना हो, जितने रंग से करना हो, मैं तो यही कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो एक दो बार इसे आंख मीच करके या एक दो बार अपने आप, बहुत सिंपल है, अपने आप इसे बनाएं, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आता है क्या करेगा, ये पूरा डायग्राम दे देगा, बस कहीं ये छुपा होगा, है ना, प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर, यहाँ पर ए लिखा होगा, कहीं लास्ट वाले में बी लिखा होगा, कहीं यहाँ पर सी लिख देगा, ऐसे ऐसे करके ए बी सी करके ये दे देता है, और आपको ऑप्शन चूज करना है कहाँ क्या भरा जाएगा। तो इतना सिंपल सा है क्या, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स वगैरह, ठीक है। प्रोड्यूसर्स से लेंगे कौन, कंज्यूमर। मालूम है भाई, पेड़ों को क्या खाते हैं, कंज्यूमर खाते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉप्स की बात करी तो प्रोड्यूसर से कौन लेगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर से फिर क्या होगा, जब कंज्यूमर मर जाएंगे या डायरेक्टली कई बार क्या होगा, पेड़ की पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाएंगी, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, मरे हुए जानवर या पेड़ों की टूटी हुई पत्तियां, ये क्या होते हैं, डिट्राइटस होते हैं, है ना। तो डायरेक्टली क्या होगा, या तो पेड़ों की पत्तियां टूट जाएंगी, दैट इज कॉल्ड लिटर फॉल, है ना, पत्तियों का झड़ जाना, दैट इज लिटर फॉल। या पेड़ों को कंज्यूमर ने लिया और कंज्यूमर मर गए, दैट कॉल्ड डेट्राइटस। ये क्या बन गया, डेट्राइटस बन गया। फिर डेट्राइटस क्या हुआ, जमीन में गया, डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोज हुआ, ये डेट्राइटस जो है ये डिकम्पोज हो गए और कहाँ मिल गए, जमीन में मिल गए, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल में सॉल्यूट हो गए, जमीन में घुल मिल गए, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स प्लांट क्या होते हैं, या तो फॉस्फोरस को डायरेक्टली ले लेंगे जमीन से, है ना,
या तो क्या होगा, ये सॉइल में ही पड़ा पड़ा खत्म हो जाएगा, एक दिन रन ऑफ, एक दिन खत्म हो जाएगा, या प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्लांट जो है डायरेक्टली कहाँ से ले लेंगे, सॉइल से ले लेंगे, जमीन से ले लेंगे। और दूसरा चीज, इस सॉइल में और फॉस्फोरस कहाँ से आ रही है, अब और दूसरी आ रही है रॉक मिनरल्स, है ना। बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में वेदरिंग होती है, टूटती हैं चट्टानें, और जब टूटती हैं तो वहाँ पर ज़मीन बनती है ना, सॉइल बनती है उन सब से। तो उसमें भी क्या आता है, जब चट्टानें टूटती हैं, रॉक मिनरल्स टूटते हैं, वेदरिंग प्रोसेस होती है, तो सॉइल में कुछ फॉस्फोरस आ जाता है। ठीक है, तो यही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है कि प्रोड्यूसर्स को लिया कंज्यूमर ने, कंज्यूमर से डिट्राइटस, या डायरेक्टली पेड़ों की पत्तियां टूट गई तो डिट्राइटस, फिर डिट्राइटस डिकम्पोज होकर कहाँ गए, सॉइल में, या दूसरा रॉक मिनरल्स में वेदरिंग हुआ तो सॉइल में फॉस्फोरस आ गया। इस फॉस्फोरस को डायरेक्टली प्लांट्स ने लिया, है ना। हम लोग मिट्टी में क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उस मिट्टी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ लेते हैं, और जो बाकी पानी होता है वो हम अलग से देते हैं। ठीक है, तो सॉइल सॉल्यूशन से डायरेक्टली अपटेक होता है, या मिट्टी से। जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ फॉस्फोरस पाए जा रहे हैं हर जगह आप प्लांट लगाएं तो हर जगह वो प्लांट्स फॉस्फोरस लें। कई बार नहीं लगाते प्लांट, खाली मिट्टी पड़ी रहती है, तो क्या होगा, वो रन ऑफ, खत्म हो जाएगा फॉस्फोरस एक दिन, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप कहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जितने बार कहें मैं उतने बार लिख दूँ, इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये क्या लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है ना, ऐसा बोलते हैं ना वकील लोग, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नोटेड माय लॉर्ड। तो ये पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नोट हो गया माय लॉर्ड। लो, चैप्टर ख़त्म हुआ नहीं कि मार्कर भी नीचे चला गया। तो चलो अब इसके बाद कुछ छोटी सी लाइनें बची। अरे रुक जाओ यार, थोड़ा सा, बस जरा सा, एकदम एंड, है ना। और जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो नीचे पीछे एक लास्ट में गाना चलता है ना, बस उतना ही गाना है। जहाँ आप लोग उठ के चले जाते हैं मूवी थिएटर हॉल से, गाने का मतलब नहीं होता, तो बस वैसे ही एक लास्ट की लाइन है। जाना चाहें तो चले जाएं, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर सुन लें कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में 2020 में। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2018 में और 19 में दोनों बार आ चुका है। उसके पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो और भी आ चुका है। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, नीट 2020 का, नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था मैं बताता हूँ, पहले पढ़ लें। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि जो इकोसिस्टम में प्रोसेस चल रही हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो इकोसिस्टम आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ये नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग, और उसके साथी, पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। मतलब कि सिंपली हमें पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन साइकिल चल रही है, फॉस्फोरस हमें मिल रही है, तो ये हर चीज़ जो हमें फ्री में नेचर दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा भाई ने, इन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं तो वो कितना रुपए चार्ज करते हैं उस ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो डॉक्टर ने कुछ उसके प्राइस बताए, तो उन्होंने उन सब प्राइस को कैलकुलेट किया और ये देखा कि अगर डॉक्टर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है उसमें इतनी ऑक्सीजन है तो इतना रुपये लग रहा है, तो नेचर तो हमें पूरी लाइफ टाइम देती है, तो उसका कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने भाई साहब ने खाली टाइम पे कुछ नहीं, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही एक शैतानी करी इन्होंने। और ये सब पूछ के कि इतने का क्या है, कार्बन कितने की मिलती है, फॉस्फोरस कितने का मिलता है। तो नेचर की जो सर्विसेज हैं उन पे उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस टैग लगा दिया कि भाई साहब अगर ये चीज़ें अगर आपको पैसों पे मिलने लगे तो इतना रुपए निकल के आया एक साल का, कितना, दैट इज
$33 ट्रिलियन, $33 ट्रिलियन। अब ये कितना होता है भगवान जाने। 33 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। $1 का मुझे मालूम है कि $1 अप्रॉक्स जो होता है अभी के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 75 रुपीज़ के आसपास है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 72 73 कुछ अप्रॉक्स होगा। मैं 75 लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो $1 बराबर इतने रुपए होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये $33 ट्रिलियन हैं, कितने होंगे। आप भी अगर खाली दिमाग शैतान का घर है तो कैलकुलेट करिएगा, मुझे नहीं करना है, ठीक है। अरे सर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, करते रहना यार। फिर नीचे दिया है ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी एक फुल फॉर्म है, पूछ सकता है। अगर पूछ देगा सब बच्चे चकरा जाएंगे कि ये तो NCERT में है ही नहीं, बाहर से आया। तो ऐसे ही होता है, जरा जरा से क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ जाते हैं, फिर लगता है अरे ये तो बाहर से आया। तो देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, और ये उसने दिया है $18 ट्रिलियन। इसका प्राइस टैग उन्होंने लगाया $18 ट्रिलियन। तो अब सुनो नीट का क्वेश्चन। अब नीट का क्वेश्चन ये है कि ये जो प्राइस टैग था, ठीक है, $33 ट्रिलियन का, ये किस भाई साहब ने लगाया था। सीधा सा क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम सर्विसेज में जो ये प्राइस टैग लगाया था वो किस साइंटिस्ट की खुराफात थी। तो दैट इज रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। ये पूछ दिया गया था ऑप्शन में, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा टिक करना था, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। अब एक और नई चीज़ जो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन करें, उसके बाद में बाकी लास्ट 10 ईयर्स की PDF फाइल दे दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब क्वेश्चन लगाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको शायद समझ में ना आए या आप कर ना पाएँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आप डाल दें, समझ में नहीं आया, मैं उसका सॉल्यूशन आपको या तो हैंड रिटन कर दूंगा या डायरेक्टली सॉल्यूशन PDF फाइल में दे दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हाँ, तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, पढ़ लिया जैसे तैसे चैप्टर, है ना। अब देखते हैं कितना समझ में आया और कितना आपने अच्छे से पढ़ाई करी। तो चलो ये क्वेश्चन है, इसे करें, देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है ना। किसका पहला है, किसका दूसरा है, किसका तीसरा है, किसका चौथा है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है नीट 2020 का, ठीक है। अब देखते हैं कि NCERT से आता है कि NCERT से बाहर आता है। तो जो चीज़ मैंने NCERT पढ़ाई है उसमें क्या मैंने कहीं ऐसा बताया है, नाम याद आ रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने बताया था ना कि जहाँ नेट होता है उसका मतलब टोटल नहीं होता, ग्रॉस का मतलब टोटल होता है। तो ग्रॉस से क्या निकल के आ रही थी, नेट निकल के आ रही थी। और ग्रॉस से कब नेट निकल के आ रही थी, जब कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन लॉसेस हो रहे थे। तो ग्रॉस में से रेस्पिरेशन लॉस को जब हम घटा रहे थे तब निकल के आ रही थी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही कुछ बताया। तो चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। नहीं, दोनों एक नहीं होती, ग्रॉस अलग होता है, नेट अलग होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत होता है, नहीं है। सेकेंड, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो इतने से ही समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है। उसने कहा कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ये तो हम पूरा पढ़े या ना पढ़े, पहले ही हमने गलत कर दिया। थर्ड वन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन, ग्रॉस हमेशा कम होती है। नहीं, ग्रॉस तो पूरा टोटल होता है ना, पूरा इकोसिस्टम का, तो कभी कम हो ही नहीं सकती है। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ग्रॉस तो पूरा टोटल इकोसिस्टम का होता है, तो ग्रॉस कैसे कम हो जाएगी। लास्ट, अब देखो एक ऑप्शन है कि हमने 3 गलत कर दिए थे, चौथा हम पढ़ें भी ना और डायरेक्ट टिक कर दें तो भी सही हो सकता है।
या कई बार क्या होता है कि बाकी 3 हमने ध्यान से नहीं पढ़े, उनको हमने क्रॉस तो कर दिया, लेकिन चौथा अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा ये ऐसा तो नहीं है, हमने कोई सही वाला गलत कर दिया हो। तो चौथा भी पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, तो दिस इज राइट। ठीक है, लाइट फिर गई। ठीक है, समझ गए। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस हमेशा ज़्यादा होगी और नेट कम होगी। 4 नंबर आ गए। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ ऐसा था कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, वो टोटल इकोसिस्टम की थी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जो एनपीपी था, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या था, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। रेस्पिरेशन लॉसेस, रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है, ये था, बताया था मैंने आगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो जीपीपी से कम होगी, क्योंकि जितना जीपीपी था उसमें से रेस्पिरेशन लॉस निकल गया, फिर बचा एनपीपी। तो जो जीपीपी है वो ज़्यादा होगी, एनपीपी हमेशा कम होगी। तो वही लिखा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर इस तरह से आप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो सही जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। तो बाकी भी जो क्वेश्चन हैं उनको ऐसे ही सही करना है, और जो नहीं समझ में आए कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।